So hey guys, today's our topic is blood components, which is a part of blood bank. So firstly, whole blood are stored in anticoagulant, whether it is CPD, ACD or CPDA1. So CPD में 21 डेज़ के लिए, ACD में 14 डेज़ के लिए, CPDA1 में 35 डेज़ के लिए। इसका टेम्परेचर होता है 2 से 6 डिग्री सी, कहीं कहीं 1 से 6 डिग्री सी भी लिखा हुआ है। 2 दिन में उसके जो प्लेटलेट और ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, साथ ही साथ फैक्टर 5 और 8 जो कि कोएगुलेशन फैक्टर है, ये इनएक्टिव हो जाते हैं। सो उनको सेपरेट करना पड़ता है। नाउ इसके यूजेस, सबसे पहली बात, इसको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है, एक इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, और मैसिव हेमरेज हो जाए यानी कि 50% से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो होल ब्लड का यूज़ किया जाता है। नाउ इसका कब यूज़ नहीं करना चाहिए, तो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम में नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो इडिमा कॉज कर देगा, पल्मोनरी इडिमा। इसको क्रोनिक अनीमिया में भी नहीं यूज़ करना चाहिए होल ब्लड को। नाउ आरबीसी में हम एडिटिव सॉल्यूशन डालेंगे जो उसको शेल्फ लाइफ प्रोवाइड करेगा। सो जिसका रेशियो होता है 90:10। आरबीसी का रेशियो टू द एडिटिव सॉल्यूशन 90:10। नाउ इस एडिटिव सॉल्यूशन में सीपीडी, सेलाइन, ग्लूकोज, एडिनिन, मेनिनडॉल, ओके। नाउ इसको यूज़ किया जाता है एक्यूट या क्रोनिक अनीमिया में। नाउ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अगर इंड ऑर्गन डैमेज के केस में, एंड 15 to 30% ब्लड लॉस हो जाए तो आरबीसी सजेस्ट की जाती है। नाउ वॉश्ड आरबीसी, जब हम आरबीसी को वॉश करते हैं तो 20% आरबीसी का लॉस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल यूनिट। सो इसको यूज़ करते हैं रिपीटेटिव एंड सीवियर रिएक्शंस में। नाउ फोर्थ इज़ इररेडिएटेड आरबीसी जो होती है वो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज़ GVHD डिसीज़ को प्रिवेंट करती है। शेल्फ लाइफ इसकी होती है 28 डेज़ की, जब हम इरेडिएटेड करते हैं तब से लेकर 28 डेज़ तक। नाउ इसका यूज़ किया जाता है इम्यूनोकॉप्रेस्ड पेशेंट में। इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट के साथ साथ ये सेल डिवीज़न को भी प्रिवेंट करता है, लिम्फोसाइट्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम अंडरगोइंग ब्लास्टोजेनेसिस। It prevent cell division and lymphocytes from undergoing blastogenesis and without affect RBC's function. Now नियोसाइट्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से। ये नियोसाइट्स जो होती है वो यंग आरबीसी होती है, लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड आरबीसी। इसका यूज़ किया जाता है यंग पेशेंट्स में विथ क्रोनिक अनीमिया जैसे कि थैलेसीमिया। रिपीटेटिव ट्रांसफ्यूज़न इन एडल्ट में अगर रिपीटेटिव ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है तो नियोसाइट सजेस्ट करते हैं। प्रिवेंट आयरन लोडेड को प्रिवेंट करने के लिए नियोसाइट्स का यूज़ करते हैं। नाउ रिजेनरेशन ऑफ लिक्विड स्टोर्ड आरबीसी। रिजेनरेशन का मतलब होता है नया करना। सो आरबीसी को रीजेन्युएट करना, उसके लिए हम रीजेन्युएशन सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे जो कि बीपीजी लेवल और उसकी सर्वाइवल को स्टोर करेगा। तो रीजेन्युएशन सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, ग्लूकोज, पायरुवेट, इनोसिन, फॉस्फेट विथ और विदाउट एडिनिन। नाउ सेल को हम फ्रोज़न करते हैं ग्लिसरॉल में और फिर स्टोर कर देते हैं जब तक हमको ज़रूरत होती है, अनटिल नीडेड। नाउ इट can be used to increase BPG level up to 160% and survival in fresh RBCs. Now frozen RBC, it can be prepared by two ways. First is removal of plasma, then 40% glycerol हम यूज़ करेंगे 8-65 डिग्री C, जिसको हम 10 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर 14 से 17.5% ग्लिसरॉल 8-120 डिग्री C टू -196 डिग्री C 10 साल तक उसको स्टोर कर सकते हैं। अब जब इसको यूज़ करना होगा तो एग्लोमेरेशन टेक्निक या फिर डीग्लिसरलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे, जिसमें
लीस्ट सॉल्यूशन, लो आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे जो कि उसको एग्लोमरेट कर देगा, किसको, ग्लिसरॉल को, या फिर लार्ज क्लम्प बना देगा। उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे, क्लम्प नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, देन सुपरनेटेंट को रिमूव कर देंगे और सेल्स को स्टोर कर देंगे फ्रीजिंग कंडीशन में इन पॉलीओलेफिन फ्रीजिंग बैग। नाउ फ्रोज़न आरबीसी को थॉट कर लेंगे 37 डिग्री सी एट बॉडी टेम्परेचर in 10 minutes. Then glycerol removed by commercial cell washer. Frozen RBC used in urgent RBC transfusion. Next is leukocyte reduced RBC. Decreased chances. It decreases chances of cell-bound viral transmission such as human T lymphotropic HTLV1 and HTLV2, cytomegalovirus, CMV, and prions. It decreases immunosuppression by transfusion, post-operative infection, prevent HLA alloimmunization, decrease pro-inflammatory cytokines, decrease microbial contamination, eliminate tumor growth, decrease immunogenic toxic product. Leukocyte reduced RBC used to prevent febrile non-hemolytic transfusion reactions. So here we talk about platelet concentrate in blood bank section. Now preparation of platelet concentrate by लाइट स्पाइन सेंट्रीफ्यूगेशन. होल ब्लड को हम 8 घंटे के अंदर अंदर सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे लाइट स्पाइन पर, तो हमको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मिल जाएगा जिसका पीएच हमको मेंटेन करना पड़ेगा 6.2. नाउ इसको अगर हम टेस्ट करते हैं तो 75% यूनिट्स में कितना डोज मिलता है, 5.1 इंटू 10⁻10. नाउ इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, तो प्लेटलेट कंसनट्रेट के यूजेस होते हैं 1 यूनिट क्या करते हैं, ये 5000 माइक्रोलीटर प्लेटलेट को इंक्रीज़ कर देते हैं 1 यूनिट में. नाउ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को हम सेटेलाइट बैग में लेंगे, फिर रिमेनिंग जो बचता है उसको हम हैवी स्पाइन में करने के बाद हमको प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा मिल जाएगा. नाउ प्लेटलेट कंसनट्रेट हम ब्लीडिंग पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, ट्रॉमा के केसेस में यूज़ करते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के केसेस में यूज़ करते हैं, लिम्फोमा के केसेस में यूज़ करते हैं, माइलो एब्लेटिव कीमोथेरेपी के केस में यूज़ करते हैं. नाउ ब्लीडिंग पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपैथी जिसमें क्वांटिटेटिव आपका एबनॉर्मल प्लेटलेट फंक्शन रहते हैं, मतलब प्लेटलेट तो नॉर्मल रहेंगे, ब्लड प्लेटलेट के फंक्शंस जो है वो एबनॉर्मल रहेंगे, सो थ्रोम्बोसाइटोपैथी में भी. नाउ स्लो डिफ्यूज़न हो जाता है वेन पंक्चर का, सर्जिकल साइट्स का, गैंग्यूअल ब्लीड मतलब कि हमारे टीथ में से जो गम्स में से जो ब्लड आता है वो कंजेक्वाइटल हेमरेज जो हमारे आइज से होगा, हिमेच्यूरिया. नाउ 2 कंडीशंस आती है, पैची एंड एक्मोसिस. इसमें क्या होगा, प्लेटलेट काउंट भले नॉर्मल होता है बट हमको ज़रूरत होती है प्लेटलेट कंसनट्रेट्स की. नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ ग्रेनुलोसाइट कंसनट्रेट. इसमें सिंगल डोनर से हमको 1.0 इंटू 10⁻10 ग्रेनुलोसाइट्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं. कंडीशन ये है कि वो आरबीसी क्रॉस मैच्ड डोनर होना चाहिए क्योंकि इन ग्रेनुलोसाइट्स में कंटामिनेशन हो जाता है 5 to 10% आरबीसी का. नाउ इसके यूजेस जो है वो सीवियरली ग्रेनुलोसाइटोपैनिक पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनको परसिस्टेंट फीवर हो रहा है, कंटिन्यूसली फीवर हो रहा है, इन्फेक्शन का कोई रिस्पॉन्स नहीं है अप टू 48 आवर्स या फिर 2 days. नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा. फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा इसको हम प्रिपेयर करेंगे होल ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके 8-18 डिग्री सी पर, या फिर हम कोल्ड कर देंगे कलेक्शन के 8 घंटे के अंदर अंदर. नाउ इसकी शेल्फ लाइफ जो होगी वो 1 ईयर तक होगी. फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा में 90% पानी रहेगा, 6 to 8% प्रोटीन रहेगा, सम परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स रहेगा. नाउ 1 ml फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा में 100% या 1 यूनिट ऑफ कोएगुलेशन एक्टिविटी प्रेजेंट रहेगी. नाउ फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा को हम थाप करेंगे, मतलब उसको मेल्ट करेंगे फ्रोज़न से 37 डिग्री सी पर कॉन्स्टेंट एजिटेशन के साथ एंड ट्रांसफ्यूज विद इन 24 आवर्स. 24 आवर्स में वो थाप्ड किया हुआ जो कंपोनेंट है उसको ट्रांसफ्यूज करना ज़रूरी है.
नाउ यूजेस ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज़, इसको हम ब्लीडिंग पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जो कि मल्टीपल कोएगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसीज हैं, जिनमें सेकेंडरी टू DIC डिसएमाइनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, देन लिवर डिसीजेस, देन डेल्यूशनल कोएगुलोपैथी जो कि RBC ट्रांसफ्यूज़न ज़्यादा होने के कारण होता है। नाउ हम ब्लीडिंग पेशेंट्स में इसको प्रीमियरली यूज़ करते हैं, अदरवाइज इसमें फैक्टर्स जैसे कि 1, 5, 11, 13, देन एंटीप्लाज्मिन थ्रोम्बोसिस इन प्रोटीन C एंड प्रोटीन A डेफिशिएंसीज, इन सब डेफिशिएंसीज में इनकी कमी पूरी करने के लिए हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा रिकमेंड करते हैं। नाउ एक प्रोटोकॉल है जो कॉमनली आपको पता होना चाहिए। अगर हमने एक होल ब्लड यूनिट लिए, उसमें 500 ml ब्लड रहेगा, उसको हम लाइट स्पैन पर क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हमको मिल जाएगा 250 ml, जिसको हम सैटेलाइट बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। लोअर पोर्शन में हमको RBC मिल जाएगी 250 ml, जो कि प्राइमरी बैग में ही रहेगा। नाउ जो प्राइमरी बैग है, प्राइमरी बैग में तो RBC है। अब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से हमको प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा बनाना है। सो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को हम हेवी स्पाइन पर करेंगे, तो लोअर पोर्शन में क्या आ जाएगा आपका, प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा 200 ml, जो कि इट में यूज्ड टू फ्रोज़न प्लाज्मा और रिटर्न टू RBCs। मतलब आपको या तो फ्रोज़न प्लाज्मा बना लेना, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, या तो RBC में रिटर्न कर देना होल ब्लड बनाने के लिए। नाउ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो आपको 50 ml मिला, उसको आप रूम टेम्परेचर पर रखोगे विद कंटिन्यूअस एजिटेशन, एंड नेसेसरी होता है उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर। ओके, प्लेटलेट फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर नेसेसरी होता है।